हाँ जी दोस्तों, तो फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं अपने ईएस नंबर 22 को, जो कि बात करता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, टैक्सेस ऑन इनकम जो है उसके ऊपर क्या अकाउंटिंग होगी। तो बेसिकली कुछ लोग इसको डेफर्ड टैक्स वगैरह के नाम से भी जानते हैं, मतलब ऐसा बोलने में वो यूज कर लेते हैं कि डेफर्ड टैक्स का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट बेसिकली जो इसका नाम है वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। एक शॉर्ट समरी आपको फटाफट से इसकी देता हूं। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो इनकम होती है, इनकम दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी अकाउंटिंग इनकम, एक होती है आपकी टैक्सेबल इनकम। मतलब कि जो आप अपने अकाउंट्स के अंदर काम करते हो, जो अपनी बैलेंस शीट पीएनएल बनाते हो, उसके अंदर जो आपकी इनकम निकल के आती है वो एक कहलाती है हमारी अकाउंटिंग इनकम। बट जब आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट करते हो कि किस इनकम के ऊपर टैक्स दिया जाएगा, तो उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, प्लस माइनस वगैरह का कुछ खेल होता है, जिससे कि टैक्सेबल इनकम आपकी डिफरेंट निकल के आ जाती है। ठीक है, अब आप अपने अकाउंट्स के अंदर जो इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया और जो आपकी टैक्सेबल इनकम निकल गई, उसके अंदर फिर टैक्स के अंदर भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है कि आप अकॉर्डिंग टू आपका इनकम टैक्स आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, जबकि अकाउंट्स में आपका टैक्स क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो इस केस में अगर आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, तो वो बेसिकली क्या है कि हो सकते हैं आप जो डिफरेंसेस आया, बेसिकली क्या है, जो आपके डिफरेंस आया अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, ये डिफरेंसेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, परमानेंट डिफरेंस या फिर टेम्पररी, मतलब टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, अब ये परमानेंट डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस बेसिकली क्या है कि परमानेंट डिफरेंस वो डिफरेंस है जो कि इनकम टैक्स में आए और वो कभी भी रिवर्सल नहीं होंगे, मतलब वो डिफरेंस आ गया, वो कभी हटेंगे नहीं, वो कहते हैं हमारे परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंसेस होते हैं जो कि हमारे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में आए हैं, जो कि अगर आज ज्यादा हुआ है तो कल को उसी प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। कहने का मतलब उसका एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा मैं आगे, बट कहने का मतलब है कि दैट कैन बी रिवर्स। तो अगर उस सिचुएशन है, तो उस केस में अगर आपने टाइमिंग डिफरेंस के वजह से टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, तो ज्यादा पे कर दिया तो फ्यूचर में आपको कम पे करना पड़ेगा, तो वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाएगा। और वही अगर आपने कम पे कर दिया है तो फ्यूचर में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो अपन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करते हो। दोनों में से कोई एक ही रहेगा हमेशा। अगर आपका एसेट ऑलरेडी क्रिएटेड है फिर जाके लाइबिलिटी क्रिएट होता है, तो पहले आप उस एसेट्स में से रिड्यूस करोगे, और एक बार अगर डेफर्ड टैक्स एसेट पूरा खत्म हो जाएगा तब जाके आपकी लाइबिलिटी की शुरुआत होगी। कहने का मतलब है कि दोनों नहीं रहेंगे, बैलेंस शीट्स के अंदर हमारी कोई ना कोई एक ही दिखाई देगी। ठीक है, चलिए, तो ये है मोटा मोटा इसका सिनेरियो कि यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में बात आएगी और कब डेफर्ड टैक्स एसेट कब डेफर्ड लाइबिलिटी हमारा क्रिएट होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मुद्दा आएगा और थोड़ा सा डिफरेंसेस की बातें। तो सबसे पहले देखो ये बात किसकी करता है, तो ये अपने नाम में बता देता है कि अकाउंटिंग करना है किसके, टैक्सेस और इनकम की। फिर ये कह रहा है यहाँ पे कि आपका जो टैक्सेबल इनकम होता है वो हो सकता है कि डिफरेंट हो अकाउंटिंग इनकम से, जिसकी वजह से इसकी पूरी की पूरी खोज होती है। बेसिकली अराइज ही तभी होता है जब हमारा टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में डिफरेंस होगा। अगर दोनों सेम हो तो इस स्टैंडर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता तभी होती है जब टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम क्या होंगे, आपस में डिफरेंट। क्या रीजन है, तो रीजन ये हो सकता है कि जो डिफरेंस होगा वो ये हो सकता है कि जो रेवेन्यू या जो भी एक्सपेंसेस वगैरह आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लिखे थे, और जब आप काम करने गए अपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है उसमें कुछ भी प्लस माइनस हो गया हो, या कुछ ही चीज को अलाउ ना किया गया हो, कोई डिडक्शंस आपके डिसअलाउ हो गए, कुछ भी तरीके की कुछ मॉडिफिकेशन हुई जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज हुआ। अब ये डिफरेंसेस जो है ये बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाइज है, परमानेंट या फिर टेम्पररी। परमानेंट वो होंगे जिसका कि फ्यूचर में रिवर्सल नहीं होगा, और टेम्पररी या टाइमिंग डिफरेंस क्या है, जो कि हमारा रिवर्स हो जाएगा फ्यूचर में, 1 साल में हो, 2 साल में हो, 5 सालों में हो, बट कहीं ना कहीं वो पार्ट पार्ट में भी जाके फ्यूचर में रिवर्स होना पॉसिबल है उसका। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसको दोबारा से डिफरेंट मतलब मीनिंग बता दी है। बेसिकली जरूरत इतनी खास है नहीं कि अकाउंटिंग इनकम वो होती है जो आप स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से निकालते हो, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस निकल के आता है। टैक्सेबल उनको वो होती है जिसमें आप टैक्स लॉस को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हो टैक्सेबल इनकम। करेक्ट टैक्स वो होता है करंट टैक्स, जो कि आप पे करते हो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अंदर। और डेफर्ड टैक्स वो होता है जो कि निकल के आता है आपका विद इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन निकालनी होती है। रिकॉग्निशन कैसे होगा, तो जी भी टैक्स एक्सपेंस जो होता है उसके अंदर दोनों पोर्शन होते हैं आपके, करंट टैक्स भी होता है और डेफर्ड टैक्स भी होता है। मतलब जो आपने करंट टैक्स पे कर दिया वो भी वहां पे आपका मेंशन किया जाता है, और जो आपका डेफर्ड टैक्स है वो भी मेंशन किया जाता है। ये दोनों चीजें मेंशन होती कहां है, ये आती है आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर। आपने देखा भी होगा एट द एंड लास्ट में इसका जिक्र किया होता है। नाउ डेफर्ड टैक्स जो है वो क्या बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है, आपके सारे के सारे टाइमिंग डिफरेंसेस को, मतलब सारे टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से ही आपका डेफर्ड टैक्स अराइज होता है। अब उसके अंदर आपकी कैलकुलेशन से जो भी निकल गया है वो अलग बात है। यहां पे आप देखो कुछ कह रहा है, यहाँ पे एक पैराग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट है, वेयर देयर इज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और अंडर टैक्स लॉस। मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि डीटीए, मतलब सिर्फ दो सिचुएशन में उसने कुछ प्रोविजन अलग बताए हैं और बाकी सारे सिचुएशन में प्रोविजन कुछ अलग बताए हैं। उसको जरा डीपली एक बार पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, डीटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। ये एक यूनिक है इसके अंदर कि भैया वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए, मतलब मैक्स सर्टेनिटी। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी इज 100%,
और कोई कन्विंसिंग एविडेंस भी होना चाहिए दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच सच डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रियलाइज, मतलब कहीं ना कहीं उसका रिवर्सल होना पॉसिबल है और डेफर्ड टैक्स एसेट जो हमने अपना कैलकुलेट किया है वो कहीं ना कहीं वहां से खत्म हो जाएगा। और अदर सर्कमस्टेंसेस के केस में क्या है, तो कहता है डीटी आप रिकॉग्नाइज कर लो ऑडिट टू द एक्सटेंट देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी, यहां पे रीजनेबल सर्टेनिटी हो, कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच सच डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रियलाइज, जिससे कि डेफर्ड टैक्स एसेट जो हमने बनाया है वो हमारा खत्म हो जाएगा बेसिकली। तो दो वर्ड आए, जो आपका अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात होती है वहां पे कहता है कि वर्चुअल सर्टेनिटी होना चाहिए और कन्विंसिंग एविडेंस का भी सपोर्ट होना जरूरी है, बट इस केस में ऐसा अपोजिट में नहीं होता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल सर्टेनिटी से आपका काम चल जाता है। चलिए जी, फिर बात आती है मेजरमेंट की। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले करंट टैक्स बेसिकली कैसे मेजर किया जाता है, तो वही है कि जो एक्सपेक्टेड टू पेड है आपका, जो आप पे करोगे और जो टैक्सेशन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग आपका वो कैलकुलेट होता है, और जो भी आपका करंट में टैक्स लॉज या टैक्स रेट्स वगैरह चल रहे हैं तो उसके बेस पे वो कैलकुलेट किया जाता है। जो डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी होती है उसको भी आपको मेजर करना है, और मेजर करने के बाद बेसिकली वो हमारा कहां का पार्ट बनता है, आपकी बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। इसका एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगा एक डेप्रिसिएशन के हेल्प से, और फिर आपको थोड़ा सा समझाऊंगा एट द एंड। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट की बात करें तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जैसे और स्टैंडर्ड में आपने देखा है कि कुछ भी आगे की चीज होती है, मतलब फ्यूचर की चीजें होती है, तो उसको डिस्काउंटिंग का प्रोविजन होता है, बट डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे कोई डिस्काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो रिव्यू करना है वो कैसे करना है, डीटीए की बात कर रहा है कि भैया हर बैलेंस शीट डेट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये कम तो नहीं होगा, कहीं तो ये बढ़ नहीं गया, मतलब इसके अंदर कोई भी अगर फ्लक्चुएशंस है तो उसका रिव्यू करना जरूरी है एट ईच बैलेंस शीट डेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि डीटीए जो कि आपने बना लिया था, जो आपको लगता था कि रियलाइज हो जाएगा, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, चाहे वो वर्चुअल सर्टेनिटी हो चाहे रीजनेबल सर्टेनिटी हो, लेकिन अब आपको लगता है कि भैया वो रियलाइज नहीं होगा, तो आपको उसको घटाना पड़ेगा जितना आपको लगता है रियलाइज नहीं होगा। और अगर रिवर्स वाली सिचुएशन आ गई तो ऑब्वियसली बात है, तब तो जितना रिवर्स हो गया उतने से वो अपने आप ही कम हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की बात करें तो जो आपका करंट टैक्स है, मतलब ऑफसेट कर देना है आपको अपने एसेट और लाइबिलिटीज के जो भी करंट टैक्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का क्या होता है कि जब भी आप देखते हो कि आपको अगर दो आइटम्स दिख रहे हैं कि कुछ टैक्स की फिगर्स हैं जो कि आपके एसेट्स में भी है, कुछ टैक्स की फिगर्स आपकी लाइबिलिटी में भी है, तो उसको आपको ऑफसेट करने की परमिशन आपका ये स्टैंडर्ड देता है। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको भी ऑफसेट करने की परमिशन ये देता है, डिपेंडिंग कि भैया ऐसा ना हो कि जो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी बनाया गया वो दो किसी अलग लॉज पे बनाया गया हो, जो कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सिनेरियो में ये है कि आप उसको भी ऑफसेट कर सकते हो। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो अपनी एक सेपरेट हेडिंग के अंदर बैलेंस शीट में दिखाई देता है। ये भी आपने देखा हुआ है कि आपने जब नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करते हो तो वहां पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता है, और जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करते हैं तो वहां पर आपका डेफर्ड टैक्स एसेट आता है। कहना क्या मतलब ये है कि ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का पार्ट ये नहीं होते, उनसे अलग दिखाए जाते हैं और ये नॉन करंट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, ये था इसका मोटा मोटा ओवरव्यू। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जनरली आप समझो कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या है कि सपोज कीजिए डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, एक एसेट है जो कि 100 रुपए का है, ठीक है, आपने को पता लगा कि उसकी लाइफ 10 साल है और 10 साल के अकॉर्डिंग आपने उसका 10 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उस अकॉर्डिंग आपके 10 रुपए के हिसाब से आपकी कुछ ना कुछ इनकम आ रही होगी। जब आप इनकम टैक्स में गए तो इनकम टैक्स ने कैलकुलेट किया और उसका डेप्रिसिएशन पता लगाया कि भाई 5 साल इसकी लाइफ होगी और डेप्रिसिएशन आपको 20 रुपए मिलेगा। जब आपने डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वालों ने 20 रुपए घटाया तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने 10 रुपए ही घटाया था, इनकम टैक्स वालों ने 20 रुपए घटाया, तो आपकी इनकम जो होगी वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। इनकम टैक्स वालों ने आपकी इनकम अगर कम कर दी है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है टैक्स भी कम लेंगे। अब अगर उन्होंने टैक्स कम लिया लेकिन आपके अकॉर्डिंग टैक्स ज्यादा होना चाहिए था, आपके अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स लिया कम, तो टैक्स अगर उन्होंने कम लिया तो क्या वो फ्यूचर में लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल फ्यूचर में लेंगे। फ्यूचर में कैसे लेंगे उसको जरा समझो कि वो 20 रुपए का डेप्रिसिएशन इस तरह लगा रहे हैं, 20-20 करके वो 5 साल तक लगाएंगे, आप 10-10 करके 5 साल तक लगाओगे, 10 मतलब अगले 5 सालों तक आप टैक्स कम पे करोगे, ठीक है, जबकि आपके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग टैक्स ज्यादा होना चाहिए। जब ये 5 साल बीत जाएगा तो उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन जीरो हो गया। अब इनकम टैक्स वाले आपका डेप्रिसिएशन जीरो लगाएंगे लेकिन आप तब भी 10 रुपए लगाओगे। जब 10 रुपए लगाओगे तो आपकी इनकम क्या आ रही होगी, कम, लेकिन इनकम टैक्स वाले आपसे टैक्स ज्यादा लेंगे। जब ज्यादा लेंगे तो आप उसको क्या बनाना शुरू करोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट, जो कि आपने पहले के 5 सालों में क्या बनाया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो जो पहले के 5 सालों में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाया था, अगले 5 सालों में 10-10 करके जब आप अगले 100 रुपए दे जाओगे तो वो कहीं ना कहीं रिवर्स होते हुए क्या हो जाएगा, 10 साल के बाद जीरो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एसेट 100 रुपए का है, उस पर डेप्रिसिएशन 100 का ही मिलेगा, चाहे 10-10 करके 10 सालों में ले लो, चाहे 20-20 करके 5 सालों में ले लो, बट दोनों के रूल्स अलग हैं। इसलिए हो सकता है कि कोई डेप्रिसिएशन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हो, कोई कम प्रोवाइड कर रहा हो, अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग की। तो उस सिनेरियो में जब वहां पे डिफरेंस आता है तो ऐसे डिफरेंस को बोलते हैं हम ये टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि भैया ये कहीं ना कहीं रिवर्स तो हो ही जाएगा अगले 2-4-5 सालों के अंदर।
बट रिवर्स जब होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका इंपैक्ट आएगा उसको अपनी अकाउंटिंग में किस तरीके से लेंगे, तो उसको हम लेते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट को लेके। इसी का एग्जांपल उल्टा कर दोगे तो हो सकता है आपके पहले के 5 साल डेफर्ड टैक्स एसेट बनेंगे और बाद में वो रिवर्स होकर खत्म हो जाएगा अगले 10 सालों में। ये बात पक्की है कि टाइमिंग डिफरेंस जो होगा वो कभी ना कभी नलिफाई जरूर होगा अपने जीवन काल में, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा पड़ा रहे। ठीक है, अगर लाइबिलिटी होगा तो वो एसेट बन बन के खत्म हो जाएगा, एसेट होगा तो लाइबिलिटी बन बन के खत्म हो जाएगा, या और भी ऊपर नीचे उसके अंदर चलता रहेगा, बट एट द एंड कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा पीरियड जरूर होगा जब वो नलिफाई होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका मोटा मोटा एएस नंबर 22।